हेलो एवरीवन, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आप सभी का आदित्य क्लासेस में स्वागत है और हम लोग अपने कार्बन कंपाउंड्स चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। कुछ क्या सीखना है? टॉपिक का नाम है हाउ टू आइडेंटिफाई हाइड्रोकार्बन फ्रॉम इट्स नेम एंड फ्रॉम इट्स फार्मूला। तो यार ये चीज़ तो पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर करके आ गए हैं। अब इसमें क्या ही बचा है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि किसी हाइड्रोकार्बन्स को नाम से कैसे पहचाने और उसके फॉर्मूला से कैसे पहचानते हैं। आओ समझने की कोशिश करते हैं यार। देखो, अगर नाम से बात करें कि नेम से अगर हमको पहचानना है कि कोई हाइड्रोकार्बन कौन सा हाइड्रोकार्बन है, यानी एल्केन है, एल्कीन है या अल्काइन है, तो नाम से कैसे पहचानते हैं? तो एल्केन के केस में एल्केन के केस में सफिक्स क्या लगा होता है? कैसा सफिक्स यूज करते हैं? ए एन ई सफिक्स यूज। कौन सा सफिक्स यूज करते हैं? ए एन ई, यानी कि उस कंपाउंड के लास्ट में नाम, उस कंपाउंड के नाम के लास्ट में ए एन ई अगर है तो वो एल्केन है। क्लियर है? इसी तरीके से अगर एल्कीन के लिए बात करें तो एल्कीन के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? ई एन ई, यानी उस कंपाउंड के लास्ट में, नाम के लास्ट में अगर ई एन ई है तो वो एल्कीन है। और सिमिलरली एल्काइन के लिए क्या होता है लास्ट में? सफिक्स वाई एन ई। तो कंपाउंड के नाम के अगर सबसे लास्ट में वाई एन ई है तो वो कैसा है? कैसा हाइड्रोकार्बन है? एल्काइन है। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है ये बात? तो ठीक है। चलो, तो नाम के आधार पे तो समझ में आ गया। फॉर्मूला के आधार पे कैसे पहचानना? फॉर्मूला के आधार पे कैसे पहचान समझना, फॉर्मूला के आधार पे कैसे पहचानते हैं। देखो, और ये चीज़ हम लोग पढ़ भी चुके हैं लास्ट क्लास में भी। एल्केन का क्या होता है फॉर्मूला? CnH2n+2। अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस फॉर्मूला पे बेस है, CnH2n+2 पे अगर वो बेस्ड है, तो वो कौन सा कंपाउंड होगा? वो एल्केन होगा। सिमिलरली एल्कीन के लिए क्या होता है फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला CnH2n। तो कोई कंपाउंड अगर इस फॉर्मूला पे बेस्ड है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CnH2n के बराबर है, तो एल्कीन है। और अगर CnH2n-2 अगर इस फॉर्मूला पे बेस्ड है तो वो क्या है? वो हाइड्रोकार्बन कैसा है? एल्काइन है। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो समझ में आसानी से आ जाएगा। अगर कोई कह दे कि C4H10 ये क्या है? एल्केन है, एल्कीन है, अल्काइन है, तो कैसे पहचानेंगे? N के जगह फॉर्मूला क्या होता है एल्केन का? मान के चलो 2n+2 होता है। तीन फॉर्मूला होता है उसमें, n तो नंबर ऑफ इंटीजर होता है तीनों में। तो n यहाँ क्या है मेरा? यहाँ पे n कितना है मेरा? 4 है। एक पल के लिए हटा भी दो, हमको पता नहीं, लेकिन n तो पता है ना, n यहाँ पे 4 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? 4 है। जरा देखना तो, 4 है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और इधर इसके बगल में ये वाला जो है हाइड्रोजन के साथ कितना नंबर ऑफ एटम्स है हाइड्रोजन का? 10 हाइड्रोजन का एटम्स है। तो जरा करना तो, 10 को 2 × 4 + 2 लिख सकते हैं? बताओ, 2 × 4 + 2 लिख सकते हैं क्या? ये 2n+2 के बराबर नहीं हो रहा है? देखो तो, 2n+2 के बराबर हो रहा है? 2 × n की जगह 4 + 2, 10 आ जा रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी क्या ये पूरा का पूरा फॉर्मूला अगर बात करें, ये C4H10 CnH2n+2 पे बेस्ड है। इसी फॉर्मूला पे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बैठ जा रहा है, हमको दिख रहा है बैठते हुए। तो ये कौन सा कंपाउंड हुआ? ये एल्केन हुआ। क्या हुआ? एल्केन हुआ। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें C3H6, तो N यहाँ कितना दिख रहा है? N दिख रहा है मेरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 3। ठीक है, 3 दिख रहा है। और ये 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 2 × 3 लिख सकते हैं। तो ये क्या इस फॉर्मूला पे नहीं बैठा? CnH2n पे 2 टाइम्स ऑफ n। तो अगर इस फॉर्मूला पे ये बैठ गया है तो ये क्या होता है? ये एल्कीन होता है। अब तुम लोग नाम भी सीख गए यार। इसको अगर नाम कहना होगा तो क्या कह सकते हैं? 3 कार्बन है ना, क्या नाम कह सकते हैं इसको? प्रोपीन। वो तो नाम नॉमेनक्लेचर तो सीख ही गए हैं, लेकिन ये कंपाउंड्स अगर बोले तो कौन सा कंपाउंड है? एल्कीन है, एल्कीन हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्लियर है? सिमिलरली अगर एक और ले लें, मान लो C4H6, C4 तो हो चुका है 4, तो C5H8,
अब जरा देखना, तो यहाँ पे n क्या दिख रहा है, n कितना है 5। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 2 पचे 8, 2 पचे 10 माइनस 2 8। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला CnH2n माइनस 2 पे बेस्ड है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया मेरा, एल्काइन हो गया। अगर नाम कोई पूछे कि नॉमेनक्लेचर में क्या होगा नाम, तो 5 कार्बन का पेंटाइन, देख लो। ठीक है, चले आगे। तो इस तरीके से नाम से और फॉर्मूला के आधार पे हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करते हैं। ठीक, चलो अब नए टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक का नाम है आइसोमर्स, आइसोमेरिज्म। ठीक है, आइसोमेरिज्म होता क्या है, देखो सबसे पहले तो वो समझो। आइसोमेरिज्म वो एक फेनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, पर स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाता है, चेंज कर जाता है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के साथ साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला बदल जाता है, ऐसे फेनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और जो कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म को फॉलो करता है, पोसेस करता है, उन कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं। कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, आइसोमर्स कैसे कहते हैं। ऐसे बहुत सारा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम दिखेगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग हो जाएगा, फंक्शनल फार्मूला अलग, मतलब कि उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टी अलग अलग रहेगा। सेम फार्मूला होने के बाद भी प्रॉपर्टी क्या रहेगा, अलग अलग। जैसे आपके घर में आपका एक भाई है अगर, तो दोनों के, आपके और आपके भाई के दोनों के माता पिता तो सेम है। ठीक है, दोनों के माता पिता सेम है, लेकिन आपके और आपके भाई में कुछ अंतर है, डिफरेंस है, बहुत सारा डिफरेंस होगा, नेचर का डिफरेंस होगा, चेहरा अलग होगा, आवाज़ अलग होगा, हाइट अलग होगी, तो इतना सारा डिफरेंस है ना। तो एक ही माँ बाप के होने के बाद भी सब डिफरेंस है कि नहीं है, सेम वही चीज़ है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होने के बाद भी उसका दोनों कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेना को, इस प्रॉपर्टी को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्लियर, आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखें, चलो एक एग्जाम्पल ले लो, एक ये है और दूसरा ये है, देखना, एक ये है और दूसरा ये है। अगर इसका फॉर्मूला लिखें, इसका फॉर्मूला अगर लिखें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरा करना है तो 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दे रहे हैं इधर, और उसका 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है तो इसका भी 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दो। अगर फॉर्मूला जोड़ जोड़ के लिखो तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बताना जरा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका देखो, बीच से इसको डिवाइड कर दो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये भी ग्रीन ही है यार, हाँ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 कार्बन का एटम है तो C4, 4 कार्बन का एटम है तो C4, हाइड्रोजन कितना है, गिन लो, हाइड्रोजन 10 मिलेगा, गिन लो, हाइड्रोजन कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। अगर इसका फॉर्मूला लिखने आए, ये भी 4 कार्बन का एटम है और हाइड्रोजन इसमें भी गिन लेना, कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो देखो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड का सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों कंपाउंड का सेम है, C4H10। मॉलिक्यूलर फार्मूला जरूर सेम है, पर क्या दिखने में सेम है, क्या स्ट्रक्चर एक जैसा है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक जैसा दिख नहीं रहा है, इसीलिए ये क्या कहला जाएगा, आइसोमर्स, आइसोमर्स। ठीक है, अगर इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर लिख लें, तो नॉमेनक्लेचर भी लिखना कोई बड़ी बात थोड़ी ना, लिख देंगे। ये 4 कार्बन का सीधे सीधे चेन दिख रहा है, इसको ब्यूटेन कह देते हैं, पता ही है। और ये वाला इसका क्या नाम है, इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। IUPAC नोमेनक्लेचर अलग अलग है, IUPAC नोमेनक्लेचर अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, दिखने में अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, बस क्या सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C4H10 उसका भी, C4H10 इसका भी। क्लियर है, तो ये आइसोमर्स है, ये क्या है, ये आइसोमर्स है। ऐसे ही नेचर में बहुत सारा कंपाउंड है जो क्या होता है, आइसोमर्स होता है। क्लियर है, तो आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली इन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग 4 और मोर कार्बन एटम्स। एक बात और, पॉइंट, स्टार पॉइंट क्या है कि आइसोमेरिज्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोमेरिज्म हमेशा किसमें ऑब्जर्व किया जाएगा, उसी कंपाउंड में ऑब्जर्व किया जाएगा जिसमें कार्बन कितना, कम से कम 4 कार्बन का एटम प्रेजेंट हो, उसी में आइसोमेरिज्म होता है, वही आइसोमेरिज्म पोजेस कर सकता है। 4 से कम कार्बन एटम के कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, जैसे मीथेन में पॉसिबल नहीं है, इथेन में पॉसिबल नहीं है, और प्रोपेन में आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है। तो ये याद रखना कि
कम से कम 4 कार्बन आइटम्स हमको कंपलसरी है होना आइसोमेरिज्म को पोजेस करने के लिए। 4 से कम से काम नहीं चलेगा। क्लियर है? अब जरा आगे आओ, आगे और ये 3 पॉइंट पढ़ना जरा, क्या समझ में आ गया? ये तीनों पॉइंट समझा चुके हैं। आइसोमेरिज्म का, आइसोमर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बात तो देख ही लिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। हाँ सही बात है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है कि नहीं है? स्ट्रक्चर फार्मूला अलग अलग है कि नहीं है? स्ट्रक्चर फार्मूला भी अलग है। और तीसरा पॉइंट क्या है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होता है। ये बात तो बोल दीजिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज कर जाता है और केमिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाता है। यानी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसका अलग है, केमिकल प्रॉपर्टी भी दोनों का अलग अलग है। क्लियर है? तो क्या आइसोमर्स का यहाँ तक डिस्कशन से सबको क्लियर है, क्लैरिटी है कि नहीं है? आई होप क्लैरिटी होगा। नहीं है तो एक बार फिर से जहाँ पे डाउट है वहाँ पे वापस से बैक करके सुन के। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स। अब देखो आइसोमेरिज्म जो होता है ना, होता तो वैसे बहुत तरीके का है, हम लोग बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और पढ़ना अपने को लिमिटेड है। आइसोमेरिज्म जो है वो देखा जाए तो होता तो बेसिकली 2 टाइप में इसको डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है? 2 टाइप में डिवाइड किए, ठीक है? देखो कौन कौन सा, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है? तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर स्टार पॉइंट डाल देना, ये हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ना है। ये आगे जाके क्लास जब बढ़ेगा ना, क्लास 12th में स्टीरियो आइसोमेरिज्म आता है, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है ये चीज़। तो अपने को तो ये सिलेबस में है नहीं, इसको पढ़ना नहीं है, अपने को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ठीक है? अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी हम लोग क्या कर दिए हैं? क्लासीफाई कर दिए हैं, बांट दिए हैं इसको भी। कितने टाइप में बांट दिए हैं? वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 टाइप्स, 4 टाइप में इसको भी हम लोग बांट दिए हैं, ठीक है? देखना कौन कौन सा टाइप में बांटे हुए हैं। पहला होता है चेन आइसोमर, पहला क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर के अंदर है ये, चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। 5 होता है यार, 4 ही दिए हमने। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है? चौथा होता है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ये भी हायर स्टैंडर्ड में पढ़ना है, क्लास 12th में आ जाएगा अपने यहाँ। टॉटोमेरिज्म, और 5वां यहीं से कर लेना, मेटामेरिज्म। 5वां क्या होता है? मेटामेरिज्म। मेटाफर्स करके टॉपिक आएगा, उसमें होता है, ठीक है? मेटामेरिज्म। क्लियर है? उसमें भी स्टार पॉइंट डाल लो कि टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म वाला जो टॉपिक है, ये दोनों अपने को हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ना है। आ जाएगा हायर स्टैंडर्ड्स में, क्लास 11th या क्लास 12th में आ जाएगा हायर स्टैंडर्ड्स। अभी अपने सिलेबस में तो ये टॉटोमेरिज्म भी नहीं है और मेटामेरिज्म भी नहीं है। ये 3 आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स है, चेन, पोजीशन और फंक्शनल। इन 3 के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। लिख लो जब तक, चले आगे। चलो, तो पहला आ गया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर सब डिवाइड जो है, सब पार्ट है चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म्स, ठीक है? चेन आइसोमेरिज्म से क्या होता है? ये आइसोमेरिज्म जो है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन चेन के कारण होता है। यानी कार्बन का जो चेन है, मेन पेरेंट चेन है, उसमें क्या हो जाए? डिफरेंस क्रिएट हो जाए। ऐसे आइसोमर्स को चेन आइसोमर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेना,
देखना, इसका अगर पेरेंट चेन के बारे में बात करें तो इसका पेरेंट चेन कौन सा है, ये सीधे सीधे है। नाम अगर बात करें तो क्या है, ब्यूटेन, ब्यूटेन बोल देता है, या बहुत लोग एन ब्यूटेन के नाम से भी बोल देता है, ठीक है, कॉमन नेम है वैसे एन ब्यूटेन, IUPAC नेम तो ब्यूटेन ही है, क्लियर है। इसको अगर इसका पेरेंट चेन बात करें तो ये है पेरेंट चेन, नंबरिंग 1 2 3, लिखने तो आ ही गया है इसलिए तो पहले सिखा दिया जाता है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C4H10 इसका भी है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और C4H10 इसका भी है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, पर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। सिर्फ स्ट्रक्चरल ही नहीं, स्ट्रक्चर ही फार्मूला नहीं है, इसमें क्या दिख रहा है, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन में इसमें कितना एटम है, 4 कार्बन का एटम है, और इसके पेरेंट चेन में कितना एटम है, 3 कार्बन का ही एटम है। तो ऐसे आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, चेन आइसोमर्स। इन आइसोमर्स को क्या बोलते हैं, चेन आइसो, चेन आइसोमर्स। क्लियर है, चेन आइसोमर्स क्या होता है, समझ में आ गया, चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स में पेरेंट चेन में कार्बन का एटम क्या कर जाता है, वेरी कर जाता है, ठीक। एक एग्जांपल और ले लो चेन आइसोमर्स का, ढेर सारा ले सकते हैं लेने को, और जरूरी नहीं दो दो ही चेन आइसोमर्स हो, चेन आइसोमर्स अलग अलग भी हो सकता है और ढेर सारा हो सकता है। देखो नाम लिखना जरा, ये पेंटेन है सीधे सीधे, ये तो सीधे सीधे पेंटेन है, ठीक है, 5 कार्बन का, मेन पेरेंट चेन में कितना कार्बन, 5 कार्बन, पेंटेन। इसमें मेन चेन में कितना, 4 कार्बन, नंबरिंग कहाँ से, नंबरिंग इधर से, तो इसमें क्या, इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम लिख दिए। अगर इसका नाम लिखें, कार्बन चेन ये रहा 1 2 3 4, ये है 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेन, और आखिरी है लास्ट ये रहा पेरेंट चेन, नंबरिंग 1 2 3, ये है 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई मिथाइल, 4 कंपाउंड है। चारों कंपाउंड का जरा गौर से देखना, मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा सबका, C5H10। गिन लो ना, विश्वास है तो गिन लो, पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड, और ये चौथा कंपाउंड, चारों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 ही होगा, लेकिन दिखने में अलग अलग है, ठीक है। अब जरा बात करते हैं, ये कौन सा आइसोमर, ये दोनों अगर 1 और 2 के लिए बात करें, 1 और 2 के लिए बात करें, चलो 1 और 2 के लिए बात करें, ठीक है, कौन सा आइसोमर है, पेरेंट चेन में 5 कार्बन एटम, पेरेंट चेन में 4 कार्बन एटम, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, पर क्या है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ एटम्स कार्बन का अलग अलग है, इसीलिए इस ये दोनों क्या हो गया, 1 एंड 2 क्या हो गया, चेन आइसोमर हो गया। क्लियर है, चेन आइसोमर क्यों हुआ, 1 एंड 2 चेन आइसोमर क्यों हुआ, क्योंकि पेरेंट चेन में कार्बन एटम्स क्या है, अलग अलग है। क्लियर है। अगर 2 और 3 के लिए बात करें, 2 और 3 के लिए अगर बात करें, नाम जरूर अलग अलग है, नाम जरूर अलग अलग है, पर पेरेंट चेन में देखो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बदल रहा है, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज कर रहा है, नहीं, इसमें भी पेरेंट चेन में 4 कार्बन का एटम है, और इसमें भी 4 कार्बन का एटम है, यानी 2 एंड 3 आर नॉट चेन आइसोमर्स। अब क्या है वो आगे अभी आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा, इसका भी नाम होता है, तो पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए चेन आइसोमर्स तो नहीं है। चेन आइसोमर कौन है कौन नहीं है ये पता करना है, तो ये चेन आइसोमर 2 और 3 तो चेन आइसोमर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पेरेंट चेन में सेम ही है, और जब सेम है तो चेन कहाँ से, चेन आइसोमर कहाँ से बनेगा, चेन आइसोमर में नाम में ये कि पेरेंट चेन में कार्बन एटम चेंज कर जाना चाहिए। अगला 1 और 3 चेन आइसोमर है कि नहीं है, 1 और 3 चेन आइसोमर है, क्यों, क्योंकि 1 में पेरेंट चेन में 5 एटम है और 3 में 4 ही है, तो 1 एंड 3 आर चेन आइसोमर, तो 1 और 3 तो चेन आइसोमर है, ठीक है। अच्छा, क्या 2 और 4 चेन आइसोमर है, इसमें मेन कार्बन में 4 मेन पेरेंट चेन में 4 एटम, यहाँ 3 ही है, तो 2 और 3 भी 2 और 4 भी क्या है, चेन आइसोमर है।
2 और 4 भी चेन आइसोमर्स है। क्या 3 और 4 चेन आइसोमर्स है? 3 और 4 भी चेन आइसोमर्स है। क्यों? चेक कर लो क्यों है। इसीलिए ऐसा एग्जांपल ले लिए कि क्या ढेर सारा एक बार में हो जाए। 3 और 4 भी चेन आइसोमर्स है क्योंकि पेरेंट चेन में इसमें 4 है, उसमें 3 है। ये दोनों भी आपस में चेन आइसोमर है। और क्या 1 और 4 चेन आइसोमर है? ऑब्वियसली सर है। चेन आइसोमर 1 और 4 भी है। क्लियर? कि 5 कार्बन एटम पेरेंट चेन में, यहाँ पे 3 ही है। ठीक है, तो कौन चेन आइसोमर होगा और कौन नहीं होगा? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा वो बात क्लियर है। सिर्फ 2 और 3 आपस में चेन आइसोमर नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन दोनों का अलग अलग नहीं है। पेरेंट चेन में दोनों में 4-4 है, इसलिए चेन आइसोमर्स तो नहीं है। बाकी कौन है वो तो आगे का डिस्कशन है। फिलहाल चेन आइसोमर्स कौन होगा और कौन नहीं होगा ये क्लियर है, तो बोलो। इतना समझ में आ गया? तो चेन आइसोमर समझ में आ गया, तो इसी को प्रैक्टिस करके आना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं चेन आइसोमर्स के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14। अभी तो एल्केन के लिए कर रहे हैं, एल्कीन के लिए भी सेम होता है, एल्काइन के लिए भी सेम होता है। C6H14 इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए सारा का सारा पॉसिबल चेन आइसोमर्स और नॉन चेन आइसोमर्स ड्रॉ करके लाना है, होमवर्क करके लाना है। ठीक है, तो ये होमवर्क है। जिस तरीके से हम ये C5H10 के लिए बनाए ना सारा पॉसिबल फॉर्मूला, ठीक है, सारा पॉसिबल आइसोमर, जितना पॉसिबल आइसोमर्स हो सकता है उस और इस तरीके से लिखे हैं, उसी तरीके से आप सभी को C6H14 के लिए क्या करना है, सारा पॉसिबल चेन आइसोमर्स और नॉन चेन आइसोमर्स को ड्रॉ करके लाना है, अपने होमवर्क में करना है। ठीक है, तब तक के लिए, और नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार इस टॉपिक को देख लेना, इस पोर्शन को, तो वो समझ में आ जाएगा और वो बन भी जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम है नहीं। ठीक है, बस सजाना ही है इधर उधर। चलो ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।